कक्षा 7 हिंदी विषय मल्हार पुस्तक पाठ 1 माँ कह एक कहानी। इसका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। इसके पहले हम इस पाठ की व्याख्या कर चुके हैं, तो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अभ्यास में सबसे पहले है मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए यानी कि स्टार लगाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। माँ कह एक कहानी जो पाठ है, इसमें माँ जो कहानी बच्चे को सुनाती है वह करुणा और न्याय से संबंधित कहानी है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ करुणा और न्याय से संबंधित कहानी बच्चे को क्यों सुनाती है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, या फिर उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखो, इन चारों विकल्पों में से सबसे सही विकल्प है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। यहाँ पर एक और विकल्प है जो मुझे सही लग रहा है, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि माँ जो कहानी सुना रही थी वह उसके पिता से संबंधित थी। तो इस कहानी के माध्यम से माँ उसके पिता कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे और उनमें क्या क्या गुण थे यह भी बताना चाह रही थी। साथ ही बच्चे में सही और गलत की समझ को भी विकसित करना चाह रही थी। इसके बाद दूसरा है कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में से सबसे सही विकल्प यहाँ पर है करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष दिखाने के लिए। इसके बाद आगे है कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगा। विकल्प है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। सबसे अधिक उचित विकल्प यहाँ पर होगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। न्याय उसी के पक्ष में जाना चाहिए जिसने करुणा दिखाई है, यानी कि जिसने उस पक्षी को बचाया है। अब आगे है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। बहुत सारे आपके साथी होंगे जिन्होंने अलग अलग विकल्पों को चुना होगा, तो आपने ये उत्तर क्यों चुना, इस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये 3 विकल्प चुने हैं और इन तीनों को चुनने का कारण है कविता का मूल उद्देश्य भावनात्मक संवेदनशीलता जैसे करुणा, न्याय, सही गलत की समझ को विकसित करना है। घायल पक्षी की घटना से स्पष्ट होता है कि करुणा और न्याय दोनों में संतुलन होना अति आवश्यक है। जैसा कि अंत में बच्चा भी इस बात को समझ जाता है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ में होना चाहिए, उसी के साथ न्याय होना चाहिए जिसने दया दिखाई है, जिसने करुणा दिखाई है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इन सभी विकल्पों को चुना, क्योंकि इस कविता का मूल उद्देश्य ही यही है कि जो भावनात्मक संवेदनशीलता मनुष्य के अंदर होती है, जैसे कि करुणा, प्रेम, धर्म, सही गलत की पहचान करना, इसको अच्छे से विकसित की जा सके। और अंत में इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि जहाँ पर भी करुणा होती है न्याय उसी के साथ होता है। इसके बाद आगे है मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें दिया गया है पात्र और
ये शब्द किसके लिए आए हैं, यानी कि ये जो पात्र हैं ये किसके लिए आए हैं उसके साथ में हमें मिलान करना है। कहानी में हमने पढ़ा मुख्यतः 3 पात्र हैं, बेटा, माँ और उसके पिता। तो यहाँ पर सबसे पहला पात्र है बेटा। बेटा कौन है? तो बेटा है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। कहानी में जो बेटा है वह कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। फिर माँ कौन है? तो माँ यशोधरा एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी। कहानी में जो माँ है उनका नाम यशोधरा है, वह एक राजकुमारी हैं और सिद्धार्थ की पत्नी हैं। इसके बाद तात यानी कि पिता जो तीसरा कैरेक्टर है वह कौन है? सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध का नाम आप सभी ने सुना है। तो इस कहानी में गौतम बुद्ध की बात की गई है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो इसके साथ में हम इसे मिला देंगे। इसके बाद आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और ये बताना है हमें कि इनको पढ़कर हमें इसका क्या अर्थ समझ में आया। पहली पंक्ति है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो इन पंक्तियों से हमें जो समझ में आता है इसका जो अर्थ है, यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है, मारता है, तो उसे बचाना चाहिए। जिस पर अत्याचार हो रहा हो उसे बचाना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो, दया भी हो, यानी कि न्याय हमेशा उसी के पक्ष में होता है जिसने करुणा दिखाई हो, दया दिखाई हो। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि रक्षक और भक्षक, सदैव का अर्थ होता है दयावान जिसने रक्षा की, और निर्दय यानी कि निर्दयी जिसने मारने की कोशिश की। तो रक्षक और भक्षक में विवाद हुआ क्योंकि दोनों ही अपने अपने विषय पर अड़े हुए थे। एक कह रहा था कि मैं हंस को बचाऊंगा और दूसरा कह रहा था कि मैं हंस को मारूंगा। तो इस बात पर दोनों ही अड़े हुए थे और इसी का फैसला करने के लिए, क्योंकि दोनों में विवाद बहुत बढ़ गया, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो इसी का निर्णय करने के लिए यह बात न्यायालय तक पहुंच गई। और जब न्यायालय में पहुंची तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस बात को सुना, समझा और जाना। इसके बाद आगे है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला है, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? अंत की जो पंक्ति है, न्याय दया का दानी, वह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी कविता का सार इसी एक पंक्ति में निहित है। पूरी कविता में क्या है कि सिद्धार्थ ने एक घायल हंस की रक्षा की, उन्होंने करुणा दिखाई और इसी बात को लेकर के उनका विवाद आखेटक के साथ हुआ। अंत में वे सब न्यायालय पहुंचे और राहुल ने भी यही निर्णय लिया कि जिन्होंने करुणा दिखाई है न्याय उसी के पक्ष में होना चाहिए। तो पूरी कविता का जो सार है वह इसी एक पंक्ति में निहित है और इसीलिए यह जो पंक्ति है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि न्याय दया का दानी, यह पंक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि न्याय में दया और करुणा होनी चाहिए। न्याय हमेशा उसी का साथ देता है जिसने करुणा और दया दिखाई है। इसके बाद है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? आखेटक घायल पक्षी को पाना चाहता था जबकि बच्चे के पिता उसे बचाना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों में तर्क वितर्क हो गया क्योंकि आखेटक कह रहा था मेरा बाण इसको लगा है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन बच्चे के पिता कह रहे थे कि मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए यह पक्षी मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। इसी बात को लेकर के दोनों में तर्क वितर्क होने लगा। अगला है,
माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। इसका उत्तर है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा क्योंकि वह अपने पुत्र राहुल में सही गलत की समझ को विकसित करना चाहती थी। साथ ही वह चाहती थी कि पुत्र के अंदर उसके पिता के गुण विकसित हों और इसके माध्यम से वह परीक्षा लेना चाहती थी कि उसको इस कहानी से क्या समझ आया, जिससे कि वह भी अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना निडर होकर और निष्पक्ष होकर कर सके। फिर है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो अगर आप वहाँ पर होते उपवन में जहाँ पर वह घायल पक्षी गिरा था, तो आप क्या करते? अपनी समझ से आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उपवन में होता या होती तो मैं उस घायल हंस की सहायता करती, उसे चिकित्सक के पास ले जाती और किसी भी हालत में उसे आखेटक को नहीं देती। मेरे अनुसार आखेटक को समझा करके कि किसी प्राणी की हत्या करना, किसी को मारना गलत है, अपराध है, इस प्रकार से न्याय किया जा सकता था। इसके बाद है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यशोधरा एक आदर्श माँ है जो कि अपने बच्चे में मानवीय गुणों जैसे कि दया, प्रेम, धर्म और न्याय को विकसित करना चाहती है। उसे अच्छे संस्कार देना चाहती है। वह चाहती है कि उसके पिता के गुण उसके अंदर आएं और बच्चा भी माँ की बातों को ध्यानपूर्वक समझता है। कहानी सुनते समय वह हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है और अंत में सही निर्णय ले पाता है, जिससे कि हमें यह समझ में आता है कि पुत्र के अंदर उसके पिता के गुण हैं और वह भी अच्छे संस्कार वाला है। उसके अंदर करुणा, दया, धर्म, न्याय जैसे गुण विद्यमान हैं। यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, जब यह बात न्यायालय में पहुंची तो राजा ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और फिर निर्णय करुणावान के पक्ष में लिया, यानी कि जिसने हंस की जान बचाई। वहां पर बैठे हुए सभी सभासद भी इस न्याय के पक्ष में थे। सभी इस पक्ष में थे कि हंस को बचाने वाले को ही दिया जाए। बाद में शिकारी को भी एहसास हुआ कि उसने गलत किया है और वह अंत में सभी से माफी मांगता और इस बात का प्रण लेता कि वह भविष्य में कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारेगा, कभी भी शिकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते। इसके बाद है, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी। उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब आखेटक हंस को तीर मारता तो हंस कहता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आखेटक कहता, शिकार करना मेरा शौक है। वाह, क्या खूब निशाना है मेरा, देखो तो जरा, मजा आ गया। हंस कहता, अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान लेना उचित है क्या? आखेटक कहता, बेकार की बात मत करो, शिकार मेरा काम है। हंस कहता, तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी खेद नहीं? आखेटक कहता, खेद कैसा, मुझे अपने निशाने पर गर्व है। मैं तो रोज ही यही काम करता हूँ और अनेक पक्षियों को मारता हूँ। इस प्रकार से आखेटक और हंस के बीच में बातचीत होती और दोनों एक दूसरे को तर्क दे रहे होते। इसके बाद है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई, आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तीर चलाने वाला, पक्षी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश या फिर कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो यह जो कहानी माँ ने सुनाई थी,
अगर आपको मौका मिले कि उस कहानी में आप कोई पात्र बनो तो आप कौन सा पात्र बनना चाहोगे, यह अपनी सोच समझ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक विकल्प चुन लेते हैं कि पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, क्योंकि किसी की जान बचाने वाला सर्वोपरि होता है। किसी की जान बचाना, किसी निर्दोष की सहायता करना एक व्यक्ति के अच्छे संस्कार और गुणों को दर्शाता है। इसलिए हम पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे। अगला है संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पुत्र के द्वारा कहे गए कथन, माँ के द्वारा कहे गए कथन। उदाहरण दिया गया है, माँ कहे एक कहानी। ये किसने कहा है? पुत्र ने कहा है। और माँ ने कहा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इसी प्रकार कविता में बेटा कहता है, कहती मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ लेटी ही लेटी। जैसे कि यहाँ पर देखो, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। यह जो पंक्तियां हैं इसे माँ कहती है। इसके बाद जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। ये जो पंक्तियां हैं इसे कहने वाला कौन है? पुत्र है। पुत्र के द्वारा ये बातें कही गई हैं। फिर माँ के द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। पुत्र कहता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। ये पुत्र के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। इसके बाद गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरशर से। यह जो है पंक्ति कही गई है माँ के द्वारा। फिर यहाँ पर हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यह जो पंक्ति है ये पुत्र के द्वारा कही गई है। इसके बाद आगे, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी। ये जो पंक्तियां हैं ये माँ कहती है और पुत्र यहाँ पर कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ये पंक्ति पुत्र के द्वारा कही गई है। आगे, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। ये पंक्तियां माँ के द्वारा कही गई हैं। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। ये जो पंक्ति है ये पुत्र के द्वारा कही गई है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वाविषय में, गई बात तब न्यायालय में। ये जो पंक्ति है ये माँ के द्वारा कही गई है। राहुल तू निर्णय कर इसका, इसे भी माँ कहती है। और फिर यहाँ पर, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। ये जो पंक्ति है इसके नीचे की भी पंक्तियां कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इतनी जो पंक्ति है ये सब पुत्र के द्वारा कही गई है। और फिर तूने गुनी कहानी, ये जो पंक्ति है ये माँ के द्वारा कही गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। आगे है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें प्रकृति से जुड़े शब्दों को लिखना है जो कविता में प्रयुक्त हुए हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है एक शब्द उपवन। उपवन ये शब्द प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कविता में आए हुए शब्द हैं सुरभि, हिम बिंदु, खग, पानी, झोंके, फूल। इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे। आगे है पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर 2 स्तंभ हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। इन दोनों में कुछ पंक्तियां हैं तो हमें क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है जो पंक्तियां आपस में मिलती जुलती हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है, कहती है मुझसे यह चेटी। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा यह सेविका मुझसे कहती है। तो इस पहले को हम मिला देंगे नंबर 7 के साथ। फिर है तू है हठी मान धन मेरे। इसका अर्थ होगा हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है। तो इसको हम मिला देंगे नंबर 9 के साथ। इसके बाद है
झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। इसको हम मिलाएंगे नंबर 5 के साथ में। इसका अर्थ है हिमकण यानी कि ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। तो इस थर्ड वाले को हम मिला देंगे नंबर 5 के साथ। फिर है गिरा बिद्ध होकर खर शर से, इसे हम मिलाएंगे नंबर 8 के साथ। इसका अर्थ होगा तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। तो इसे हम मिलाएंगे नंबर 8 के साथ। हुआ विवाद सदय निर्दय में, इसका अर्थ है दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। तो इसे हम मिलाएंगे नंबर 3 के साथ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, इसका अर्थ है कि तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है इसके साथ में हम इसे मिला देंगे। फिर है तूने गुनी कहानी, इसे हम मिलाएंगे नंबर 6 के साथ में। इसका अर्थ है कि तूने कहानी को समझ लिया है। अगला है उभय आग्रही थे स्व विषय में, इसका अर्थ है कि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो नंबर 8 को हम मिलाएंगे नंबर 1 के साथ में। फिर है तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी, नंबर 9 वाला है। इसका अर्थ है कि तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय कर लिया। तो इसे हम मिला देंगे इसके साथ में। अगला है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, इसका अर्थ है कि न्याय में दया सम्मिलित होनी चाहिए। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो इसे हम मिला देंगे नंबर 4 के साथ इस तरीके से। अगला है कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। आगे है इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो यह जो कविता है माँ कह एक कहानी, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसे कि आप लिख सकते हैं, उसकी एक सूची बना सकते हैं और अपनी कक्षा में सबके साथ में साझा कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था कि कविता में संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी कि जहाँ पर 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे कहते हैं संवादात्मक शैली। इसी के साथ कविता में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यह भी कविता की एक विशेषता है। जहाँ पर माँ बताती है कि जिस उपवन में पिता टहलने जाते थे वह उपवन कैसा था, तो वहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें तुकांत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, जिसे कि आप राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जो कविता की अंतिम पंक्तियां हैं उनकी जो ध्वनियां हैं वह एक समान है कई जगहों पर, तो यहाँ पर तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर है शब्द युग्मों का प्रयोग, यानी कि 2 शब्द एक साथ जुड़े हुए, तो शब्द युग्मों का प्रयोग किया गया है। पुनरावृत्ति, कविता में कई पंक्तियां ऐसी हैं जहाँ पर उनको दोहराया गया है, तो इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। फिर है नैतिक शिक्षा, कविता में करुणा और दया की सीख दी गई है। विपरीत शब्दों का प्रयोग, कविता में हमें विपरीतार्थक शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोमल कठिन, सदय निर्दय। कविता में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल है जिसे कि पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कविता की जो विशेषताएं हैं उसकी सूची बना सकते हैं। इसके बाद है नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कविता की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और ये विशेषताएं कविता की किन पंक्तियों में हैं वह पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। तो हमें
इन विशेषताओं को उन पंक्तियों के साथ मिलाना है जहां पर ये विशेषताएं हमें दिखाई दें। जैसे कि पहली विशेषता है संवाद दिए गए हैं। तो संवाद कहाँ पर है? तो देखो यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर वाला है इसमें कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे या चेटी तू मेरी नानी की बेटी। यह जो पंक्तियां हैं इसमें संवाद दिया गया है, यानी कि माँ और बेटा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए इस विशेषता को हम इन पंक्तियों के साथ में मिला देते हैं। फिर है पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सी पंक्तियों की ध्वनि है जो आपस में मिलती जुलती है। तो देखो यहाँ पर चेटी, बेटी, फिर यहाँ पर मेरे, सवेरे, और छठे नंबर पर खिले थे, झिले थे, मिले थे। ये जो सारी पंक्तियां हैं इनकी जो अंतिम ध्वनि है वह आपस में मिलती जुलती है। तो ये जो विशेषता है दूसरे नंबर पर यह हमें 3 पंक्तियों में दिखाई देती है। तो इसलिए इसका मिलान हम तीनों के साथ में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रही हूँ। इसके बाद है कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं। इसको हम मिला देंगे छठे नंबर के साथ में। तीसरे नंबर की विशेषता हमें कहाँ मिल रही है? छठे नंबर वाली पंक्ति में मिल रही है। फिर है कुछ विपरार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। तो कविता में विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द कहाँ पर आए हैं? तो आप देख सकते हैं पहले नंबर की जो पंक्ति है यहाँ पर सदय निर्दय, ये क्या है? विलोम शब्द है। सदय यानी कि दयालु और निर्दय यानी कि निर्दयी। तो सदय निर्दय ये विलोम शब्द है। और 5वें नंबर पर देखो यहाँ पर है कोमल कठिन। इस पंक्ति में यह शब्द, यह भी क्या है? विपरार्थक शब्द है। तो ये जो चौथे नंबर की विशेषता है यह हमें 2 पंक्तियों में देखने को मिल रही है। कौन कौन सी? नंबर 1 और नंबर 5 पे जो पंक्ति है उसमें। तो यहाँ पर हम नंबर लिख दे रहे हैं, आप इसको मिला भी सकते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो प्रकृति का वर्णन किस पंक्ति में किया गया है? तो यहाँ पर देखो यह जो पंक्तियां हैं इनमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो इसको हम मिला देंगे छठे नंबर के साथ में। फिर है एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। एक ही वर्ण से यानी कि कोई एक वर्ण है जिससे एक से अधिक शब्द आए हैं एक ही पंक्ति में। तो देखो यहाँ 5वें नंबर पर जो पंक्ति दी गई है कोमल कठिन कहानी। क से शुरू है कोमल, क से कठिन, क से कहानी, एक ही वर्ण से शुरू है। तो इसलिए ये जो छठे नंबर वाली विशेषता है यह हमें मिल रही है इस पंक्ति में। तो इसको हम इसके साथ में मिला देंगे। फिर है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न उत्तर किसमें है? तीसरे नंबर की जो पंक्ति है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पर माँ प्रश्न पूछती है और बेटा उत्तर देता है। तो इस पंक्ति में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो 7वें नंबर का मिलान हम तीसरे नंबर की पंक्ति के साथ में कर देंगे। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमें वह पंक्ति देखनी है जिसमें शब्द की वर्तनी को बदला गया है। तो देखो दूसरे नंबर पर ये जो पंक्ति है हुई पक्ष की हानि, यहाँ पर वर्तनी बदली गई है। पक्ष पंख होता है लेकिन यहाँ पर पक्ष लिखा हुआ है, और हानि नहीं हानि होती है लेकिन यहाँ पर हानि लिखा हुआ है। तो इन दोनों शब्दों की वर्तनी को बदलकर प्रयोग किया गया है। तो इस 8वें नंबर की विशेषता को हम मिलाएंगे दूसरे नंबर की पंक्ति के साथ में इस तरह से। आगे है रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कविता है माँ कहे एक कहानी, उसका एक पद यहाँ पर लिया गया है और उसे अनुच्छेद के रूप में लिखा गया है। तो आपको भी क्या करना है कि कविता से कोई भी पंक्ति लेनी है, कोई भी पद लेना है और उसे अनुच्छेद के रूप में लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर पंक्तियाँ ले लेते हैं।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब इसे अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। सुबह के समय बागीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, सूरज की रोशनी में ओस की बूंदें चमक रही थीं, हल्की हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे और बहता हुआ पानी भी लहरा रहा था। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। तो इस तरीके से आप कविता की किसी भी पंक्ति को लेकर के उसे अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। आगे है कविता में विराम चिन्ह। माँ कह एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है और कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, कहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है। तो माँ कह एक कहानी, इस कविता को हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, जैसे कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। तो इनके प्रयोग से हमें पता चलता है कि कविता में कहाँ पर हमें थोड़ा रुकना है, कहाँ पर अधिक रुकना है, कहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है। अब इसी से संबंधित प्रश्न नीचे है। नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्ह के दिया गया है। इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कविता का एक अंश दिया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कोई भी विराम चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माँ राहुल से कहती है तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। राहुल, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा, यानी कि अल्प विराम। तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि माँ प्रश्न पूछ रही है कि किसका न्याय का पक्ष लोगे तुम। कह दे निर्भय, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, यानी कि अल्प विराम, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रुकना है। जय हो किसका, यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। सुन लूं तेरी बानी, यहाँ पर हम पूर्ण विराम के साथ उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे। फिर यहाँ से उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से राहुल कह रहा है कि माँ के बाद कॉमा लगाएंगे, यानी कि अल्प विराम। मेरी क्या बानी, यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे है मैं सुन रहा कहानी, यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। कोई निरपराध को मारे, यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, यहाँ पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। रक्षक पर भक्षक को वारे, यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रुकना है। इसके बाद न्याय दया का दानी, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा के उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर राहुल की बात खत्म होती है। फिर माँ कहती है न्याय दया का दानी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे उद्धरण चिन्ह और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। तूने गुनी कहानी, यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा करके इसे बंद करेंगे, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। इसके बाद है अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। अब आपको क्या करना है कि इन विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इस कविता को अपने समूह में सुनाना है। तो यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्न खत्म हो चुके हैं। इसके बाद है पाठ से आगे। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में हाइप भी कर दें। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।